वेलकम टू द नॉलेज केयर। ये है हमारा क्राउन बुक पेज बाय पेज सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। जी हाँ, मौर्योत्तर काल का मतलब है कि मौर्य काल के बाद। अभी इससे पहले के जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने बात किया था मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण वंश थे उनकी चर्चा की थी, जिसका की ट्रिक था हसीन मशुक। और इसमें हमने इससे पीछे के वीडियो में हमने चर्चा की थी हसीन मशुक की। और हसीन मशुक में हमारा जो कवर हो चुका था वो हसीनम तक हो चुका था, यानी हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य तक हम चर्चा कर चुके थे। तो मौर्य के बाद का जो काल हुआ उसे मौर्योत्तर काल कहा गया। और मौर्य के बाद दो शासक हुए, यानी दो वंश हुए, शुंग वंश और कण्व वंश। इसके अलावा हम इस वीडियो में हिंद यूनानी, पहलव, शक और कुषाणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या हो गई, यानी कि मौर्य वंश का जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदर्थ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। और उसके बाद कौन सा वंश की नींव डाल दिया? शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इस समय यवनों का आक्रमण हो गया। ठीक है, यवनों का आक्रमण हो गया। और यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यवनों का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? तो शुंग वंश के शासन के समय हुआ। और उस समय शासक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। तो जब यवनों पर विजय प्राप्त की पुष्यमित्र शुंग ने, तो उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम के अनुसार यह पता चलता है कि वसुमित्र शुंग के जो पौत्र थे, यानी अग्निमित्र का जो पुत्र था, वसुमित्र ने यवनों को हराया था। यवनों को किसने हराया था? तो वसुमित्र ने हराया था, जो कि पुष्यमित्र का पोता था। पुष्यमित्र के बेटे का बेटा यानी अग्निमित्र का पुत्र था वसुमित्र, जिसने यवनों को हराया था। और यह विवरण आपको कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। और पाणिनि किसने लिखा? पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी, जो संस्कृत का व्याकरण है। और महाभाष्य की रचना जो है वो पतंजलि ने किया था। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दुगुना करवाया गया था, जो बनवाया था अशोक ने। शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप है, जैसे भरहुत स्तूप है, बेसनगर और बोधगया स्तूप जो है वो शुंग काल का महत्वपूर्ण स्तूप है। शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का फिर से उत्थान हुआ। बीच में कुछ गिरावट आ गई थी संस्कृत भाषा को लेकर, वह शुंग के काल में फिर से डेवलप हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एजेंटू लॉज ऑफ कोड के नाम से भी कराया था। ठीक है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो देवभूति हुआ। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जबकि इसका अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में इसके अमात्य के द्वारा ही, यानी इसके मंत्री के द्वारा ही, अमात्य मंत्री को कहा जाता था मगध साम्राज्य में, अमात्य वासुदेव ने कर दी। और कण्व राजवंश की नींव डाल दी, यानी कण्व राजवंश की स्थापना किसने किया? तो वासुदेव ने किया। आइए कण्व वंश के बारे में चर्चा करते हैं। कण्व वंश बहुत छोटा सा वंश है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन राजा सिमुक ने कर दी। और यहाँ से सातवाहन वंश की स्थापना हो गई। तो हसीन मशुक का जो हमारा 2 टॉपिक बचा था, शुंग वंश और कण्व वंश, ये समाप्त हो गया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी। ठीक है। वहीं अगर शुंग वंश के अंतिम शासक की चर्चा करें तो वो था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। अब हम बात करेंगे सातवाहन वंश की, चूंकि सिमुक ने हत्या कर दी है। किसकी हत्या कर दी है? तो सिमुक ने हत्या कर दी है आपके कण्व वंश के जो अंतिम शासक हैं सुशर्मा, उसकी हत्या सिमुक ने कर दी है, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी। और इनकी राजधानी, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? तो यह गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी। भाई शुंग वंश की जो राजधानी थी वो विदिशा थी। और सातवाहनों की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद प्रांत में पड़ता है। अब सातवाहन के कुछ प्रमुख राजा हुए, जिसमें सातकर्णी,
27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक यह शासक रहा। यह इस वंश का एक महान शासक था। इसके समय में 2 अश्वमेध यज्ञ, पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किस विजय के उपलक्ष्य में? और यवनों के विजय के उपलक्ष्य में। और यवनों को किसने पराजित किया था? तो वसुमित्र ने यवनों को हराया। यह चर्चा मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है उसमें हमें पता चलता है। तो सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और एक राजसूय यज्ञ भी संपन्न कराया। राजसूय यज्ञ आप जानते हैं जब राज्याभिषेक होता है तो उस समय कराया जाता था। इसने चांदी के सिक्कों पर अश्व यानी घोड़े की आकृति छपवाई। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथ का स्वामी की उपाधि धारण की। आपको याद होगा कि मौर्य अशोक के समय 5 प्रांत होते थे जिसमें उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, मध्य और इसके अलावा जो है आपका एक कलिंग था और एक और था अवंती। ठीक है, तो ये दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णा हुआ करती थी, वहीं उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला होती थी। तो सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण किया। नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है विस्तार से। नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी प्रथम का विवरण है। यह 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक शासक रहा। अब चर्चा है हाल प्रथम की। तो हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। यह प्रतापी शासकों में है इसलिए उन्हीं शासकों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था और इसने एक महत्वपूर्ण प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो गाथा सप्तशती कई बार पूछा गया है कि गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है, तो हाल प्रथम है जो कि सातवाहन वंश के शासक हैं। हाल के दरबार में ही गुणाढ़े भी रहते थे। इन्होंने बृहत कथा कोश, गुणाढ़े ने बृहत कथा कोश की रचना की थी। अब चर्चा का विषय है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम जो थे वो 106 ईसा पूर्व से 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक, अब ईस्वी आ गया है। इसमें सातवाहन वंश का पुनरुद्धार यानी कि फिर से रीइनोवेट हुआ। तो पुनरुद्धार हुआ इसमें रीइनोवेट गौतमी पुत्र के समय में हुआ। उसने छहरात वंश का नाश किया क्योंकि उसका शत्रु जो था नहपान, गौतमी पुत्र सातकर्णी का शत्रु था नहपान। वह किस वंश से था? छहरात वंश का शासक था। उसने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। पहले दिन का जो वीडियो था उसमें हमने कई अभिलेख की चर्चा की थी जिसमें नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो वह गौतमी सातकर्णी से है। वहाँ पे गौतमी बलसरी का भी प्रयोग होता है। यज्ञश्री सातकर्णी की चर्चा करें तो यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम, इसका कार्यकाल 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक था। यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का जो है फिगर था। मछली का, शंख का और जहाज का। इससे पहले घोड़े का था। तो यज्ञश्री सातकर्णी ने क्या किया? सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज की फोटो प्रिंट करवाई। सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो था वो पुलबामी चतुर्थ था। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की जिसने कन्नव वंश के शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव डाली और सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलबामी। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी जो कि किस लिपि में थी? ब्राह्मी लिपि में थे। प्राकृत लिपि में ही अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि अशोक के कुछ शिलालेख जो है वो अरमाइक में भी है, खरुष्टी में भी है, ग्रीक में भी है। सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिसे कसारपन कहा जाता था। वैसे साहित्य में भी चांदी के सिक्के को कसारपन कहा गया है। कोंकणी तांबे के छोटे सिक्के को कोंकणी कहा जाता था, ऐसा हमने मौर्य काल में देखा। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्के का भी प्रयोग किया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शीशे के सिक्कों का प्रचलन किस वंश के शासकों ने किया? तो सातवाहनों ने किया। सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने की प्रथा स्टार्ट की, मतलब जमीन दान में देने की परंपरा को सातवाहनों ने जन्म दिया। सातवाहन में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, इसलिए आप देखेंगे कि सभी शासकों में गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञ पुत्र सतकर्णी इस टाइप से नाम आ रहे हैं। प्रमुख वास्तुकार्य का चैत्य भोर घाट, पूना, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागा अर्जुन कुंड के स्तूपों का निर्माण, ये सब सातवाहनों के काल में हुए थे। अब है मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसे हुआ? तो मध्य एशिया से भारत का संपर्क इस रूप में हुआ कि भारत पर कई क्षेत्रों के शासकों ने हमला किया जिनमें हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण थे। इसको ऑर्डर वाइज याद रखेंगे। सबसे पहले हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, उसके बाद शकों का आक्रमण हुआ, उसके बाद पहलव का आक्रमण हुआ जिसे पार्थियन भी कहा जाता है, और उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ। तो इसे भी ऑर्डर वाइज प्रश्न कई बार पूछे गए हैं।
तो हिंद यूनानी की चर्चा करें तो हिंद यूनानी जो है भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक या इन्हें बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा जाता था। हिंद यूनानी भी कहा जाता था और बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा जाता था। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले यूनानी थे डेमेट्रियस। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लोग सिकंदर मार देते हैं, लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था? डेमेट्रियस था, प्रथम था, जो कि बैक्टीरिया का शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत यानी सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी था मिनांडर। और मिनांडर और नागसेन की चर्चा है मिलिंद पन्हो पुस्तक में। चलिए आगे देखते हैं। तो डेमेट्रियस जो है पहला यूनानी था, उसके बाद मिलिंद आया। मिलिंद एक महान शासक था, उसकी राजधानी थी पंजाब में साकल, जो कि अभी वर्तमान में सियालकोट के नाम से जानी जाती है। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो मिनांडर ने प्रश्न किए और नागसेन ने जवाब दिए। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में अनेक प्रश्न किए और ये प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में इकट्ठा हो गया, जिसका नाम मिलिंद पन्हो हो गया, अर्थात मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। तो नागसेन ने मिलिंद को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। हिंद यूनानी शासकों ने काफ़ी संख्या में सिक्के जारी किए और हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक सिक्के जो है वो मिनांडर के ही हैं। और हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए। सबसे ज़्यादा सिक्का किसका है? मिनांडर का है। और सबसे ज़्यादा तो सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने किया काफ़ी संख्या में, और उसमें सबसे ज़्यादा मिनांडर का है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये किन किन राजाओं के हैं, यह सिक्का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता था। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने जारी किए, ठीक है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के जो पश्चिमी प्रांत में जो कला चलाई थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तपस्यारत बुद्ध का जो दृश्य है, बुद्ध की जो प्रतिमा है तपस्या करते हुए, इस तरह का यहाँ पे ऐसे बुद्ध है, ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो बुद्ध की जो ये प्रतिमा है यह गांधार कला में ही निर्मित है। तो हिंद यूनानी के बाद आक्रमण हुआ शकों का, और शक दूसरे आक्रमणकारी थे यूनानियों में। भारत में शक जो है वो पूर्वी ईरान के क्षेत्र से होकर आए थे। किधर से आए थे? पूर्वी ईरान के क्षेत्र से। शकों की भारत में 5 शाखाएं थी और हर शाखा की अपनी अपनी राजधानी शाखा की राजधानी थी। भारत और अफगानिस्तान में ये अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। जैसे शक जो है 5 हिस्सों में थे, तो इनकी पंजाब वाली जो शाखा थी उसकी राजधानी तक्षशिला थी। उसके अलावा अफगानिस्तान का एक हिस्सा था, एक मथुरा, एक पश्चिमी भारत और एक ऊपरी दक्कन, ठीक है। तो कुल 5 हिस्सों में शक बटे हुए थे। 57 से 78 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित करके उन्हें खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया कि विक्रम संवत नाम का शुरुआत कब हुआ? तो 57 ईसा पूर्व में यह उज्जैन के एक राजा ने शकों को खदेड़ कर भारत से बाहर किया था। तो इसी विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। हालांकि भारत का जो कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है, जो कि 78 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा लाया गया। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखाया, यानी किसी को खदेड़ दिया या कोई युद्ध में विजय हासिल की, तो इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य नाम धराधर सब रखने लगे। कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। सबसे विख्यात शासक जो है वो रुद्रदामन प्रथम हुए, जिनका जूनागढ़ का अभिलेख भी है संस्कृत भाषा में। उसका शासक सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो काठियावाड़ का जो अर्धशुष्क क्षेत्र का झील है सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो उसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया। जबकि इसको बनाया था ये पुष्यगुप्त वैश्य ने बनाया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है। तो संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख को यह दर्जा प्राप्त है, जो कि रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखा गया। शक राजा अपने आप को क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे और वे कहते थे कि शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक जो हैं, मतलब भारत के जो शक थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? क्षत्रप। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है।
पहलव या पार्थियाई तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले हिंद यूनानी, फिर शक हो गए। अब हम पहलव या पार्थियाई की चर्चा करेंगे। तो ये पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद आए। इनका मूल निवास जो था वो ईरान से था। हालांकि शक भी ईरान से आए थे, तो शक पूर्वी ईरान से आए थे। जहाँ से ये भारत आए थे तो पहलव भी ईरान से ही आए थे। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस हुए। सबसे प्रसिद्ध जो पहलव शासक हुए उनका नाम था गोंडोफर्निस। उसी के शासनकाल में संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। उसके शासनकाल का एक अभिलेख है तख्ते बही, जो कि पेशावर में मिला है। तो गोंडोफर्निस जो है वो किस वंश के प्रमुख शासक थे? पहलव वंश के शासक थे। इसके समय में संत थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। चौथे नंबर पर जो आक्रमणकारी थे वो थे कुषाण। ये पहलव के बाद आए, जो यूची और तोखड़ी भी कहलाते थे। तो कुषाणों को क्या कहा जाता था? यूची और तोखड़ी कहा जाता था। यूची और तोखड़ी का संबोधन कुषाणों को किया जाता था। ये कबीला थे जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं में से एक थे। ये जो कुषाण थे ये कबीले थे। कुजुल कड़फिसेस भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। तो अगर कुषाण वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो कुजुल कड़फिसेस ही हमारा जवाब होगा, क्योंकि भारत के इतिहास के रिलेटेड में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के जारी किए। तांबे के सिक्के किसने जारी किए? कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के जारी किए। हालांकि इससे पहले भी तांबे के सिक्के जारी हो चुके थे। भीम कड़फिसेस सबसे भारी मात्रा में, इसने भारी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। तो यह प्रश्न आता है कि हिंद यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, गुप्तकाल ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है वो कुषाणों का रहा, और कुषाणों में श्रेय किसको जाएगा? भीम कड़फिसेस को जाएगा। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी थी। जहां हमारे सातवाहन में मछली नाव का चित्रण था, वहीं यहाँ पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां सिक्कों पर चित्रित मिलती हैं। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कुषाण थे वो शैव धर्म के मानने वाले थे, यानी कि शैव मतावलंबी थे। कनिष्क जो कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। उसके राज्यारोहण की यह तिथि है 78 ईस्वी। तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था। शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की, और 78 ईस्वी में। वहीं विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासकों ने शकों को खदेड़ने के उपलक्ष्य में, यानी शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। शक संवत भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत का जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। कनिष्क की 2 राजधानियां थी। एक राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, और इसका उपाध्यक्ष जो था वो अश्वघोष था, जो कि कनिष्क का राज कवि भी था। तो अश्वघोष इस बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसने सौंदरानंद, बुद्धचरित और सारीपुत्र, जिसमें बुद्धचरित बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धचरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। इसके अलावा हम ऐड कर लेंगे सौंदरानंद और सारीपुत्र के लेखक भी अश्वघोष हैं। ठीक है। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। तो कनिष्क के राजवैद्य थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। यहाँ एक राजवैद्य से हमें याद आया कि एक जीवक नामक राजवैद्य था, जो कि बिंबिसार के दरबार में रहता था। और बिंबिसार ने अपने दोस्त चंडप्रद्योत को जॉन्डिस से बचने के लिए, उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा था उसके दरबार में। हालांकि दोनों की लड़ाई भी हुई थी, लेकिन बाद में दोस्ती हो गई थी। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाहानुशाही कहा गया है। कनिष्क अभिलेखों में उसे, कनिष्क के अभिलेख में उसे क्या कहा गया है? देवपुत्र शाहानुशाही भी कहा गया है। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली, जिसमें जो बुद्ध की जो ध्यान मुद्रा में जो प्रतिमा है वो गांधार शैली में है। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास एक विशाल संघाराम कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिल दास के द्वारा करवाया गया। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कन्नव वंश का संस्थापक भी वासुदेव है, कुषाण वंश का अंतिम शासक भी वासुदेव है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। वसुमित्र महाविभास शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। वसुमित्र किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने के नाम पर। इन्होंने लिखा महाविभास शास्त्र, जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास शास्त्र को, जो वसुमित्र ने लिखा। नागार्जुन इसकी तुलना
मार्टिन लूथर से की गई है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। मूल रूप से इन्हें ये तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन यह गलत है। इन्होंने आइंस्टीन से बहुत पहले ही सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था, तो यही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, और इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। तो आज का एपिसोड नंबर 5 में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए।